आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। घोसी सीट पर सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। इस उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रभाव पड़ने की भी उम्मीदें जताई गई हैं। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें उत्तराखंड की बागेश्वर, यूपी के घोसी, केरल के पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल के धुरगुड़ी और झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बॉक्स नगर और धनपुर सीट शामिल है। सबसे ज्यादा किसी सीट पर अगर नजर है तो वो है यूपी की घोसी सीट और झारखंड की डुमरी सीट, जहां INDIA गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। घोसी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं 34 राउंड की मतगणना में से 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें सुधाकर सिंह को 29,030 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 22,000 के करीब वोट मिले हैं। इस तरह सुधाकर सिंह की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6,883 वोटों से सुधाकर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए। लाइव देखिए विवेक, घोसी उपचुनाव के बाद अब ये मतगणना का दौर जारी है। 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। किसने बढ़त कायम किया विवेक, और क्या लगता है कौन जीतेगा अगर अब मौजूदा रुझानों पर नजर डालें तो? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से घोसी उपचुनाव की लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही थी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में 1-to-1 फाइट थी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। और एन चुनाव से एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने अपने वोटरों से इस चुनाव से किनारा करने की बात कही थी। अगर बात की जाए तो सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह इस समय 6,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है। करीब 29,000 वोट सुधाकर सिंह को मिले हुए हैं। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 22,000 वोट अब तक प्राप्त है। यानी जो कांटे की जो टक्कर थी उसमें 6,000 वोटों से बात की जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अब तक आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए विवेक, 34 राउंड में पूरे जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे। 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी के प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6,000 वोटों से वो बढ़त कायम किए हुए हैं। क्या ये गैप बैलेंस हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त कायम कर लें? देखिए अगर बात की जाए तो अभी पूरा दिन बचा हुआ है। अभी 8 राउंड की काउंटिंग है। अभी अच्छी खासी राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कम से कम 15-16 राउंड की काउंटिंग अभी जारी रहेगी। ऐसे में उलटफेर बिल्कुल हो सकता है, संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत से ही सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान पे बढ़त बनाई है तो पॉसिबिलिटी यही लगती है कि वो अंत तक अपनी इस बढ़त को कायम रखेंगे, लेकिन जो जीत का मार्जिन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब तक ऐसी संभावना जताई जा रही है। खैर, राजनीति में कुछ भी संभव है, अगले पल क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। लेकिन अब तक की जो बढ़त सुधाकर सिंह की है उसको देख के लगता है कि समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव से ये सीट अब तक निकाल रही है और कोई चमत्कार ही होगा जो दारा सिंह चौहान को यहाँ विजयी बनाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लॉबिंग की थी, मंत्रियों और विधायकों की एक टुकड़ी यहाँ पे तैनात कर दी थी। रोज कोई ना कोई मंत्री जो है अलग अलग क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा था। लगातार इस सीट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी थी। मैनपुरी के बाद से ये दूसरी ऐसी उपचुनाव की सीट है जहां पे भाजपा और सपा की टक्कर दिखाई दे रही है और मैनपुरी से ज्यादा टक्कर यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा तो कहीं ना कहीं जनता को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनकी छवि पे ये चीजें गई और एक दल बदलू नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी ने इनकी पहचान जनता से कराई। अब ठीक है, देखिए विवेक, अभी 8वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। सुधाकर सिंह ने बढ़त कायम की है। तकरीबन माना जाए तो 50,000 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। और अगर हम मतदान की बात करें तो मतदान से ठीक एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने यह अपील की थी कि जो बसपाई वोटर है वो या तो चुनाव में शिरकत ना करें और अगर चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराते हैं तो वो नोटा पर बटन दबा के आए। क्या उसका असर नतीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या विवेक? क्या लगता है आपको?
देखिए कि 8 राउंड की काउंटिंग में ये साफ अब तक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो वहाँ के वोटर्स हैं 4,30,000 मतदाताओं में राजभर वोटर, राजपूत वोटर, निषाद वोटर, इन सबका वोट दारा सिंह चौहान को न जाके सुधाकर सिंह को जाता दिख रहा है। तो ये साफ बात है कि राजभर वोट, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने लॉबिंग की थी घोसी में, वो उनके दोनों बेटों के अलावा उन्होंने जो मेहनत की थी वो साकार होते नजर नहीं आ रही है। जनता ने दारा सिंह चौहान को 8 राउंड के गिनती में ही अब तक नकारा हुआ है। और जो वोट है, जिस तरीके से निषाद समाज का जो वोट है, इसके बाद राजभर राजपूत का जो वोट है, जो मुसलमानों का वोट है, वो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, सुधाकर सिंह के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। मुस्कान, ठीक है, देखिए विवेक, कांटे की टक्कर साफ तौर पर दोनों के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर इस सीट पर सुधाकर सिंह अपनी जीत दर्ज करा लेते हैं तो ये INDIA गठबंधन की कितनी बड़ी जीत मानी जाएगी? विवेक से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार घोसी में उपचुनाव जो हुए थे उसकी काउंटिंग जारी, और 8वें राउंड के जो रुझान सामने आए हैं उससे साफ तौर पर अभी जो तस्वीरें क्लियर होती हुई दिख रही है वो ये है कि फिलहाल सुधाकर सिंह इस सीट पर आगे चल रहे हैं, यानी कि INDIA के प्रत्याशी सुधाकर सिंह इस सीट पर लगातार बढ़त कायम किए हुए हैं। 34 राउंड के बाद ये पूरे नतीजे साफ हो जाएंगे, एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस सीट पर किसने जीत दर्ज कराई है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति की बात करें तो 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त कायम की है और दारा सिंह चौहान तकरीबन 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, घोसी उपचुनाव साफ तौर पर एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर NDA बनाम INDIA का सीधा मुकाबला था और सीधी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर थी। जहां समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए दारा सिंह चौहान के विधायकी से इस्तीफे देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मतगणना की बारी है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और 8वें राउंड की काउंटिंग फिलहाल पूरी भी हो चुकी है। 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार अपनी बढ़त कायम किए हुए हैं और यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भाजपा के दारा सिंह चौहान से तकरीबन 6 से 7 हजार के बीच के वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए, डुमरी सीट का भी लगातार हम जिक्र कर रहे थे। डुमरी सीट पर INDIA और NDA का सीधा मुकाबला है, सीधी टक्कर NDA वर्सेस INDIA के बीच है। यह INDIA गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी और NDA की ओर से AJSU की कैंडिडेट यशोदा देवी को मैदान में उतारा गया था और ये दोनों ही सीट ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये हॉट सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर NDA बनाम INDIA के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। तो देखिए, लगातार मतगणना का दौर जारी है और घोसी उपचुनाव पर तो इस वक्त पूरे देश भर की निगाहें टिकी है, क्योंकि यहां पर सीधा मुकाबला NDA बनाम INDIA के बीच देखने को मिल रहा है। झारखंड की एक और ऐसी सीट है जहां पर INDIA बनाम NDA के बीच कांटे की टक्कर है। विवेक एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, लगातार आप घोसी में भी मौजूद थे और जनता का रुझान किसके पक्ष में ज्यादा जाता हुआ विवेक आपने देखा, पहले ये बताइए। अब देखिए, अगर बात की जाए जिस प्रकार से घोसी की जनता लगातार दारा सिंह चौहान के खिलाफ वोट करने की बात कर रही थी और सुधाकर सिंह को स्थानीय बता के उनको वोट देने की बात कर रही थी। दारा सिंह चौहान यहाँ से विधायक थे, 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल था, समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीते थे, बीजेपी से आके सपा में आए, फिर सपा से सस्ता देके फिर बीजेपी से टिकट लेके उसी विधानसभा से मैदान में उतरे थे। ऐसे में दारा सिंह चौहान की छवि जो है वो इसमें नुकसान हुई और जनता के समक्ष एक दल बदलू राजनेता का छवि पेश हुआ और जिस तरीके से जनता इस बात को बेहतर समझती है
साफ तौर पे जब घोसी की जनता से हमने बातचीत की, वहाँ से लोगों से ये पूछा कि कौन सा प्रतिनिधि आपके लिए बेहतर है, आप किसे चुनना चाहेंगे, तो साफ तौर पर जो अधिकतम वहाँ के लोग थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वो सुधाकर सिंह को वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह यहाँ के ज़मीनी नेता हैं, यहाँ अक्सर मिलते रहते हैं, तो हम अपने समस्याओं को आसानी से उनके सामने रख सकते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। दारा सिंह चौहान देखिए के साथ विवेक, ऐसा लेकिन इस सीट नहीं को था। लेकर एक ये बात चीज और कही जाती है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो दबदबा है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बराबरी से देखने को मिलता है। ऐसे में राजभर समाज की भी एक निर्णायक भूमिका इस सीट पर निभाई जाती है। कहा जाता है कि राजभर समाज भी काफी निर्णायक है। क्या ओम प्रकाश राजभर का जादू चलता हुआ नजर आए क्या प्रचार के दौरान, या अगर हम मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो? देखिए, अगर बात की जाए तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ये लिटमस टेस्ट है। इस चुनाव के बाद पता चलेगा कि कैबिनेट में उनको किस तरीके से जगह दी जाए और कितनी तवज्जो उनको कैबिनेट में दी जाए। लगातार जनसंपर्क ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी यहाँ पे कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से कई वीडियो उनके जनसंपर्क के आए तो ओम प्रकाश राजभर हताश दिख रहे थे। उनका समाज कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर दो टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर बात की जाए तो राजभर समाज भी सुधाकर सिंह को वोट दे रहा है, और सिर्फ राजभर समाज नहीं, राजपूत समाज से लेकर निषाद समाज भी सुधाकर सिंह को वोट कर रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 8 राउंड की काउंटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है, और इस 8 राउंड की काउंटिंग के बाद सीट पर फिलहाल सुधाकर सिंह ने बढ़त कायम की, और एक बड़ी बढ़त कायम की है। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी कि भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह पहली बार होगा जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में एक साथ, एक वक्त पर और एक मंच पर नजर आएंगे। 48 घंटे के लिए भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत मंडपम पर टिकी हैं, क्योंकि G20 समिट में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद रहेंगे। G20 में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक ऐसे ही दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के मुखिया अब दिल्ली पहुंचना शुरू कर चुके हैं। भारत आने वाले नेताओं की लिस्ट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पीएम बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर होंगे। बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत आ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो देखिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से देखने को मिल रही हैं। दिल्ली पूरी तरीके से नई दिल्ली बन चुकी है, और दिल्ली G20 के लिए तैयार हो चुकी है। मेहमानों का आना शुरू हो चुका है, और दिल्ली मेजबानी के लिए तैयार है। और साथ ही एक और G20 से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे तो बड़ी खबर आ रही है, जहां G20 के लिए दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। G20 के लिए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है। तो आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, डॉग स्क्वाड और घुड़सवारों की भी तैनाती कर दी गई। और आज से 10 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर के साथ ही प्राइवेट संस्थानों को बंद करने का भी निर्देश था। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान आने जाने वाली हर एक गाड़ी पर नजर बनाए हुए हैं। हर एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ियों को रोककर जांच पड़ताल लगातार जवान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में गैर जरूरी माल वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो G20 समिट के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली तैयार हो चुकी है। रुक करते हैं प्रवीण का, जो इस वक्त इस खबर पर तमाम अपडेट और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, अब तो लगातार मेहमानों का आना शुरू भी हो गया है, और अब से कुछ ही घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत की धरती पर होंगे। सुरक्षा के इंतजाम क्या है, और अभी तक कौन कौन से ऐसे मेहमान हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं? प्रवीण। देखिए मुस्कान, इस वक्त मैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेडिंग
और ये बैरिकेडिंग के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जो दरोगा जी हैं वो खुद यहाँ मौके पर मौजूद है। और लगातार जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं बैरिकेडिंग यहाँ से कसकर, और इसके पीछे की अगर बात करें बैरिकेडिंग, वो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, जो कि साफ तौर पर आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग चाक चौबंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको चाक चौबंद कर लिया गया है। हालांकि यूपी पुलिस के जो जवान है वो खुद मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि जो भारी वाहन है, यानी कि जो काफी मालवाहक जो वाहन है, उनको खासतौर पर यहाँ पर रोका जा रहा है और खासतौर पर उनकी चेकिंग की जा रही है। और रूट डाइवर्जन जो है खासतौर पर उनको बाहर से आउटर के लिए उनको भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हल्के वाहन है उनको जाने की परमिशन दी जा रही है, लेकिन जो मेन मंडपम यानी भारत मंडपम के जो आसपास का इलाका है, वहाँ पर जो कोई से भी ऐसे वाहन नहीं है जिनको जाने की परमिशन दी गई है। हालांकि जो जितने भी भारी वाहन है वो उनको आउटर से होके अलग से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि आप जो राष्ट्रपति की बात करें, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, तो वो भी कुछ ही घंटे में पहुंच जाएंगे। हालांकि समय भी जो रह गया है G20 का सम्मेलन का समय रह गया, वो भी बहुत ही नजदीक आने वाला है, क्योंकि लगभग 16 घंटे शेष रह गए हैं, जिसके बाद भारत मंडपम के अंदर मीटिंग होगी। और अगर आपको मैं अंदर की बात बताऊं तो भारत मंडपम के अंदर में कुछ ऐसी कलाकृतियां सजाई गई हैं, कुछ ऐसे राज्यों की जो भारत राज्य में जितने भी राज्य हैं उनकी जो मुख्य चीजें हैं उनको वहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, कि वहाँ पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो वो चीजें वहाँ पर देखें कि भारत आखिर कितना सुंदर है और कितना पवित्र भारत बिल्कुल है। ठीक है प्रवीण, वापस एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए 9 और 10 की वो तारीख होगी जब दिल्ली में तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। G20 समिट को लेकर चर्चा की जाएगी। जो तमाम बड़े मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो, इकोनॉमी को सुधार करने की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करने की बात हो। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर G20 पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और विदेशी डेलीगेट्स का आना भी शुरू हो चुका है, उनके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही अब दिल्ली की हर एक सड़क पर भारत की जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो कलाकृतियां हैं, उसको बखूबी चित्रण किया गया है, ताकि जो भी विदेशी मेहमान इस वक्त दिल्ली की धरती पर उतरे और दिल्ली में उतरे तो वो ये देख सके कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। तमाम सभ्यताओं को एक साथ अपने अंदर समेटे हुए भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक सभ्यता के लोग विराजमान हैं, निवास करते हैं। और उसी अनेकता में एकता की तस्वीर को दिल्ली में दिखाया जा रहा है G20 समिट के दौरान। और देखिए भारत मंडपम, ये वही स्थान है जहां तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक बैठक करेंगे। 9 और 10 की वो तारीख होगी जब राष्ट्राध्यक्ष बैठक करेंगे, तो उससे पहले दिल्ली में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 8, 9 और 10 ये वो तारीख होगी जब तमाम स्कूल बंद होंगे, प्राइवेट संस्थान बंद होगी, प्राइवेट ऑफिसेस बंद होंगे और सरकारी दफ्तरों को भी बंद किया जाएगा। प्रवीण एक बार फिर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, आपने साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कैसे किए गए हैं, पुलिस कितनी सक्रिय है, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। लेकिन देखिए प्रवीण, अब एक बार सीधा रुख करते हैं G20 से जुड़ी तमाम बड़ी बातों का। देखिए G20 एक बड़ा मंच है, एक बड़ा कूटनीतिक मंच है, जिसपे वैश्विक मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा की जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था और लाल किले की प्राचीर से वो लगातार संबोधनों के जरिए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर भारत उभरेगा। G20 सम्मेलन होने से दिल्ली में ये लक्ष्य हासिल करने में कितनी आसानी होगी भारत को, प्रवीण? देखिए मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, जिस तरीके से भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत जो है अपनी उन चीजों को, उन बातों को लेकर सामने रखेगा, जिससे कि जिस तरीके से भारत जो कहते हैं कि अपना हर जगह पर उसका लोहा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं तो इस तरीके से कई ऐसी बातें रहेंगी जिसमें कि भारत अपनी बात रखेगा। खासतौर पे जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो पावरफुल शक्ति यहाँ पर खुद मौजूद रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर खासतौर पर जो चीनी विवाद चल रहा है इस समय पर, तो सीमा विवाद जो चल रहा है उस पर भी बातचीत होगी, अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत होगी, कई ऐसे बिजनेस पॉइंट होंगे उसको लेकर बातचीत होगी, किस तरीके से भारत का जो निर्यात है उसको लेकर बातचीत होगी, कई ऐसे मुद्दे रहेंगे खासतौर पर। और आपको बता दूं, आज रात का जो डिनर है उसके लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे उनको भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे कई लोग हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, साथ में जो बाइडेन रहेंगे, वो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जब डिनर के समय में सब तरीके का खाना होगा। और आपको बता दूं, बाहर से जो सेलिब्रिटी सेफ है उनको वहां पर बुलाया गया है, उनके जरिए वो खाना बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं।
तो बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि जब हम कल शाम को जब वहां से निकल रहे थे भारत मंडपम से, तो वो तस्वीरें जो हैं वो एक सुंदर तस्वीरें, मैं कह सकता हूं कि अमेरिका, यानी कि अमेरिका जैसी तस्वीरें, यानी जो बाहर कंट्री में जब हम जाते हैं वो तस्वीरें भारत में देखने को मिल रही हैं। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं वो इतनी सुंदर कलाकृति देखेंगे। अब बात कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार को इस तरीके से सजाया गया है कि बुर्ज खलीफा भी उसके सामने फेल है। इस तरीके से लाइटिंग की गई है, कितना सुंदर देखने को लग रहा है। लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं। हालांकि अब उसके लिए प्रतिबंध लग गया है, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इसे कुछ समय के लिए फ्री टिकट के लिए, यानी कह सकते हैं कि फ्री खोला जाए, लोग देख सके हिंदुस्तान। जब ये G20 सम्मेलन खत्म हो उसके बाद इसको फ्री किया जाए, लोग देख सके कि आखिर क्या था, किस तरीके से। ठीक है, देखिए प्रवीण, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जब आप दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर जाते होंगे, जब भारत की संस्कृति को देखते होंगे, भारत की कलाओं को देखते होंगे सड़कों के किनारे, और सड़कों के किनारे जिस तरीके से भारतीय कला का मंचन किया गया है, कितना गर्व का जो आप महसूस करते हैं, कितनी गर्व की अनुभूति होती है आपको प्रवीण? देखिए, मैं खुद व्यक्तिगत एक पत्रकार हूं और पत्रकार के नाते आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत में दिल्ली को सजाया गया है, दिल्ली के आसपास के एरिया को सजाया गया है, देख के इतनी इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि भारत कभी जीवन भर ऐसे ही बना रहे, क्योंकि G20 को लेकर जिस तरीके से जो सजावट की गई है, जो मुख्य तौर पे जो सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हालांकि हमने दिल्ली को देखा है, दिल्ली ट्रैफिक में विलीन रहती है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, बारिश होने के बाद पानी जलभराव हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं नहीं दिख रही है। फूलों से सजा हुआ दिख रहा है पूरा दिल्ली। और दिल्ली में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें अगर हिंडन से गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहां पर भी खास तौर पे अलग से लाइटिंग की गई है, तिरंगे की लाइटिंग की गई है, ताकि रात के समय भी जब वो लोग आए या अपने होटलों के लिए जाएं भी, तो वो चीज दृश्य देखें। और भारत की जो कलाकृतियां हैं भारत की, चाहे वो महात्मा गांधी जी की हो तस्वीर, या कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हो, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद प्रवीण, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार प्रवीण हमारे साथ बने रहेंगे, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त G20 को लेकर आम जनता के लिए फिलहाल कई तरीके के प्रतिबंध दिल्ली में जाने के लिए लगे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 के आयोजन की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इसी दौरान सामने आए राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदले जाने पर सियासत एक बार फिर से हाई हो गई है। पूरा विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश का नाम बदले जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह दे दी है। दरअसल ज्यादातर बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान देश को दिया था। उनका कहना है कि अंग्रेजों का दिया गया नाम गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में वो नाम बदलने की कवायद का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, जो कि पूर्व में ट्विटर था, उस पर पोस्ट करते हुए कहा कि सबसे पहले भाजपा को भी अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द यानी कि दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजत कर लेना चाहिए। तो देखिए, अखिलेश यादव ने नाम बदलने की सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ी सलाह दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपना नाम भाजत कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पार्टी का नाम बदलकर दल कर लेना चाहिए। ये सुझाव अखिलेश यादव ने एक्स पर दिए हैं। विवेक एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अनुराग ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते हुए नजर आए कि फिलहाल नाम बदले जाने की कहीं से कोई भी संभावनाएं नहीं है। लेकिन राजनीति इस पर क्यों हाई है? क्योंकि अखिलेश यादव एक बार फिर से ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे। देखिए मुस्कान, विपक्षी गठबंधन ने जब से अपने एक साथ आए दलों का एक नाम दिया है INDIA, उसके बाद से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। INDIA नाम देने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं के द्वारा तमाम बयान दिए गए, कार्यकर्ताओं के द्वारा बयान दिए गए और प्रवक्ताओं ने इस बात को मुखर रूप से मीडिया के सामने भी रखा। अगर बात की जाए तो इसके बाद से G20 का आयोजन हो रहा है, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के निमंत्रण को प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया, तो इसके बाद से इस सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है, जहां सभी राजनीतिक दल इस बात का लेकर विरोध कर रहे हैं कि ऐन वक्त पे इस तरह की नाम बदलने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। कभी वो शहरों के नाम बदलती है, कभी वो जगहों के नाम बदल देती है, कभी स्टेशन के नाम बदलती है, अब वो देश का नाम भी बदलने पे आतुर हो गई है। जहां सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं, उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अब विरोध के सुर छेड़ने शुरू कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा को अपने लिए भी एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी यानी पार्टी का जो अंग्रेजी शब्द है उन्हें निकाल के दल कर देना चाहिए, यानी भाजपा अब भाजपा से भाजद हो जानी चाहिए। इस तरीके की कटाक्ष भरी चीजें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही है। और जहां तक इंडिया को रिप्लेस करने की बात भारत से है, तो इस पे तमाम बड़े लोगों ने ये भी टिप्पणी की है कि मेक इन इंडिया का फिर क्या होगा, स्किल इंडिया का फिर क्या होगा। इन तमाम नामों को केंद्र की मोदी सरकार ने दिए हैं, ये योजनाएं हैं जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है। ऐसे में राजनीतिक द्वेष के चलते देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना समझ से परे है और सभी राजनीतिक दल यही बात बता रहे हैं। लेकिन देखिए विवेक, केंद्र सरकार के ही मंत्री ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल देश के नाम बदले जाने का अभी कोई मंशा नहीं है, यानी कि देश का नाम नहीं बदला जाएगा। चलिए खैर, सियासत तो हाई है, लेकिन G20 के डिनर इन्विटेशन से ये सियासत शुरू हुई है और अब G20 का आयोजन होने जा रहा है। क्या इस बीच भी राजनीति देखने को मिलेगी क्या? ठीक है, तो धन्यवाद विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए थे। 24 की लड़ाई अब देश के नाम पर आई। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार नाम बदलने को लेकर विपक्षी दल अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो इसी बीच अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक सुझाव दिया कि पार्टी भी तो एक अंग्रेजी शब्द है, तो पार्टी का नाम बदल के भी दल कर देना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक विशेष सत्र सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बुलाना चाहिए और अपनी पार्टी का नाम भाजद कर लेना चाहिए, पार्टी हटा करके दल कर देना चाहिए। अब ऐसे में देखिए, नाम पर सियासत आई है। इसी बीच G20 सम्मेलन का आयोजन होना है, तमाम विदेशी डेलीगेट्स का आना शुरू हो चुका है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार हम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।